नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संसद में हुई सुरक्षा पर चूक और उसके बाद हो रही राजनीतिक बयानबाजी। संसद पर पहली बार 13 दिसंबर 2001 को आतंकी हमला किया गया था। 22 साल बाद इसी हमले की बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। सदन की कार्यवाही जब जारी थी तो दो लोग दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद गए। इसके बाद पीले रंग का धुआं उन्होंने सदन में फैला दिया। घटना के बाद से ही लगातार बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब इस पर राहुल गांधी सामने आए हैं और मोदी सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी वजह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा था कि नौजवानों के परिवार से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये सभी युवा बेरोजगारी से दुखी थे, इसलिए वो सदन में कूद गए। नौकरी नहीं मिल रही थी तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोग सदन में कूद गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया था कि गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मैसूर के भाजपा सांसद की भूमिका थी, जिन्होंने घुसपैठियों को विजिटर पास उपलब्ध कराए थे। जयराम रमेश ने सवाल उठाया था कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका है। साथ ही कहा था कि ये संसद की अवमानना है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या वाकई बेरोजगारी और लोगों को रोजगार ना मिलना संसद पर हमले की वजह है? यदि नहीं तो ये सब बयानबाजी क्यों? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संसद में चूक, विपक्ष का आरोप अचूक में। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। तो जिस तरह से 13 दिसंबर को संसद में दर्शक दीर्घा से दो लोग उस जगह कूद गए थे जहां पर सांसद बैठे रहते हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर भी है कि किस तरह से वो शख्स टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहा था। हालांकि कुछ देर बाद ही सांसदों ने उन्हें पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। दो शख्स थे और दो शख्स बाहर भी थे और हाथों में पीले कलर का धुआं लेकर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि विरोध क्यों किया जा रहा था, अभी किसी तरह की कोई यहां पर अभी साफ तरह से बात सामने नहीं आई है। हालांकि उनके परिवार वालों की तरफ से मीडिया ने जब उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि बेरोजगारी के कारण ये सभी परेशान थे और इसी को लेकर अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से स्वामीनाथ जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत अमित जी और आरपी श्रीवास्तव, मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से या जो लोग पकड़े गए उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात मीडिया में या जब इनको पकड़ा गया था जो वीडियो सामने था उसमें ये बात सामने क्लियर नहीं हो रही थी कि आखिर ये बेरोजगारी के कारण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह का इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? इसके पीछे क्या मंशा थी? इसको लेकर लगातार जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो लगातार इस पर जांच कर रही है और वो तथ्य ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या सही वजह थी। तो फिर आपके जो वरिष्ठ नेता है, आपके जो नेता राहुल गांधी, वो कैसे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है? भागीरथी जी, आप शायद सुने नहीं होंगे, मीडिया को नीलम जो जिंद की लड़की थी बाहर में जो बाइट दे रही थी, मीडिया को बता रही थी जब उसको कस्टडी में लिया गया कि हम बीएड एमफिल किया हूं और बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा देश में जिस तरह से तानाशाही सरकार चल रही है और बेरोजगारी सबसे बड़ा, हम लोग सारे बेरोजगार हैं। आज
जिस बेरोजगारी के कारण एक करने पर मजबूर होना पड़ा। और जो लड़का कूदा गया उसको पकड़ा गया तो वो भी कह रहा था तानाशाही सरकार है, इसके विरुद्ध में हम लोग। तो एक तो सबसे बड़ी बात की सुरक्षा में चूक हुई, ये सबसे बड़ी बात। और 13 तारीख जो 22 साल पहले का घाव को ताजा हुआ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके सुरक्षा में 7-7 लेयर होता है एक संसद। और जो सांसद प्रीतम सिन्हा जो मैसूर से सांसद है, जो लड़का मनोरंजन है वो भी मैसूर का है। और किस तरह से कनेक्शन किसका, सागर शर्मा जो है वो दोनों का पास बना, जो लखनऊ का लड़का सागर शर्मा है। तो ये सब का जो विजिटर पास देने का काम किए सांसद महोदय। और 7 लेयर में चेकिंग होता है। जब संसद भवन में जाता है सबसे पहले संसद भवन में घुसने से पहले चेक होता है, रिसेप्शन पर पहुंचता है, रिसेप्शन पे उसका आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद फिर जब पास इशू हो जाता है तो फिर चेकिंग होती है। उसके बाद जाता है, फिर चेकिंग होता है, फिर पार्लियामेंट में इन होता है तो चेकिंग होता है। और वहां पे बोला जाता है जो सामान सामग्री पेपर कलम जो भी हो, पर्स वगैरह, उसको जमा कर दो, विजिटर को बोला जाता है। फिर जब विजिटर जाता है अंदर तो वहाँ चेकिंग होता है कि कोई पेपर ना हो, कोई जहाज बनाकर फेंक देता है, ये सब न करे। इसलिए एक पेपर तक जाना इशू नहीं होता है, पूरा बॉडी चेक करके अंदर जाए। तो इतना बड़ा सामान लेकर पहुंच जाना एक चूक हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा की कलई माननीय जो गृह मंत्री हैं उनके जिस तरह से व्यवस्था, जिस तरह से कहते हैं हम देश सुरक्षित हाथों में है। जब संसद इतना बड़ा देश का है वो सुरक्षा नहीं हो पाता है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब इतना बड़ा घटना हुआ, 9 हमारे देश के जवान शहादत दिए सबके सुरक्षा के लिए। और आज 22 साल बाद नए संसद भवन में जिस तरह से यह देखने को मिला, स्मोक लेके पहुंच जाते हैं और पता नहीं जहां सुई नहीं जाता है, जहां एक पेपर नहीं जाता है, स्मोक गया। और दूसरे बात, युवा बेरोजगार 42%, देखिए 25 साल ग्रेजुएशन के बाद सारे युवा बेरोजगार 42% युवा 42.30% बेरोजगार हैं पूरे देश में। और आप देख रहे हैं महंगाई दर, गरीबी है 16%, 13% महंगाई दर हो गई देश में 36%, 8.8% इस महीने का आंकड़ा है सरकार का बेरोजगारी। और सारा 80 लाख वैकेंसियां खाली है पूरे देश में सरकारी संस्था में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन उसको भर्ती नहीं किया जाता है। नया रोजगार सृजन नहीं करना तो बहुत बड़ी दूर की बात। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम रोजगार देंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप 9-10 साल का आंकड़ा उठाकर देखेंगे 7,27,000 वो भी खाली मेला लगाकर पत्र थमाया गया है। और जितना कम से कम 22 करोड़ वैकेंट युवा भरे हैं, 22 करोड़ नौकरी के लिए वैकेंट डाले हैं, जिनका अभी तक कोई आवेदन स्वीकार होने के बाद कोई नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। बस चुनाव में नौकरी की गारंटी होती है। भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। तो देश का युवा बेरोजगार होते जा रहा है। कोई ई रिक्शा चला रहा है एमफिल और बीएड इंजीनियरिंग कर, तो कोई भटक रहा है, पहले पकौड़ा तलवाते थे, अब युवा पूछ रहा है कि नौकरी। माननीय प्रधानमंत्री, देश के जब लोकतंत्र के आप सबसे बड़े प्रहरी हो, देश के सबसे 56 इंच सीना का, ठीक है, बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए 2014 से पहले भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि जितने भी सब लोग पढ़ाई कर चुके हैं या ग्रेजुएशन है उन सबके पास अच्छी खासी बेहतर नौकरी थी। मुझे लगता है पहले भी इस तरह की स्थिति थी। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, बड़ा आरोप है। देखिए, एक तो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है और ऊपर से जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, क्योंकि जो आरोपी और उनके परिवार वालों ने भी कहा कि सब हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे थे लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी। अब विपक्षी पार्टी भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आपकी सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो नीतियां हैं आपकी उसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है और फिर युवाओं को इस तरह से कदम उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि इसको कोई भी एंडोर्स नहीं करता है, ना इस तरह के कृत्य को एंडोर्स करना चाहिए। जिस तरीके से इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है वो साफ साफ दिखाता है कि चोरों की दाढ़ी में तिनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन लोगों को सुरक्षा की जो चूक हुई है उसकी जांच हो रही है, वो जांच का इंतजार नहीं करना चाहते। वो अभी से राजनीति करना चाहते हैं, वो अभी से सरकार को दोषी ठहराना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि लोकसभा की जो व्यवस्था है वो लोकसभा अध्यक्ष जी देखते हैं और उन्होंने कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी
जांच में लगी हुई है, लेकिन वो उसका इख्तियार नहीं करना चाहते क्योंकि उनको राजनीति करनी है। और यही चीज संदेह पैदा करती है कि कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने ही साजिश करके इन लोगों को भेजा हो। और इस तरीके से आप तो हल्के में ले रहे हैं इस चीज को, तो ये क्या अपने आप में प्रीतम बहुत ही सिन्हा दुखद है। सांसद अब हमारे मैंने पार्टी आपको में सुना है? है। अरे भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप नहीं 15 आप मिनट बोल बोले, रहे मैंने हो पूरा सुना है, जैसे गंभीरता ईडी से लोगों की आपको तरह सुना से है। आपके सारे आप अनर्गल आरोप आरोप लगा मैंने रहे हो। सुने। और प्रीतम दूसरा मैं सिन्हा आपको क्या बता दूं, आपके सांसद है कि 2014 से मेरे पहले, सांसद है? सुन लो, ये सबसे चर्चा पहले नहीं तो होती। प्रीतम सिन्हा को उठाकर स्वामीनाथन जी, बंद कर देना चर्चा नहीं चाहिए। होगी जसपाल। किसके लेटर पर किधर आपको गए मैंने 15 और मिनट सुना बात है। आप हमारे पे लगा रहे आपको हो। अगर चर्चा करनी है, सर लोगों को मानी बात से एक तो समझानी है, चोर तो चोर पहले के सुनना दाढ़ी में सीखो। टिक्का भी आपको मिर्च चोर लग गई, मचाए इसका शोर। मतलब आपकी बातों में दम नहीं था। आप 15 मिनट बोले फिर भी कन्विंस नहीं कर नहीं पाए, आप और आप बोल 2 रहे हैं मिनट नहीं भाई सुन पा रहे नेल्सन हैं। भाई, और मैं आप आपको बोल रहे हो बताऊं, सांसद आपके, यूपीए के लीडर आपके, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आपके कहा द्वारा था सरकार कि आपका, उस समय संसद जब इनकी आपका कांग्रेस की सरकार और ठीक है थी, मीडिया सोमनाथ जी, वाले उस समय आपने आपके कहा सवाल था कि पूछा है, ग्रोथ उसका है, जवाब भी ले लेते हैं। बट वो ठीक है, ग्रोथ जो है वो खेमचंद जी। जॉबलेस ग्रोथ है। तो यूपीए के समय में जॉबलेस ग्रोथ थी, अभी जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ है। ये लोग मानने को तैयार है क्योंकि इनको देखना नहीं है। अभी पीछे एसबीआई की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 4 साल में, सिर्फ और सिर्फ 4 साल में 5 करोड़ 20 लाख एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट हुए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो और ज्यादा हुए हैं। 40 करोड़ मुद्रा के लोन हमने दिए हैं, स्वनिधि योजना हम दे रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 गुना स्पीड से डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। ये हवा हवाई है, इंडस्ट्री हवा लग रही हवाई, है। जो नौकरी मोबाइल नहीं हम है, इंपोर्ट हवा करते थे, आज हवाई। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हवा में और ये कह सरकार रहे हैं धुआं छोड़ता कि है जैसे ये रोजगार नहीं लोग मिल रहा है। छोड़े। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? दूसरा, पहले 70 से 80 लाख ईपीएफ के अकाउंट खुलते थे, अब उसकी संख्या 1 करोड़ 80 लाख पर ईयर के आसपास पहुंच गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है अपने अरे आप में आपके झूठ रोजगार के का साधन कोई अब बढ़े लेकिन हैं, प्रमाण नहीं खेमचंद्र जी, है। आप जो आंकड़ा बता रहे हो उसके हिसाब से के साधन पॉपुलेशन भी तो बढ़े, बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट के अगर साधन बढ़े। अगर मैं आप आपको बता रहा 2014 हूँ के भगत बाद से जी, देखेंगे, ये पॉपुलेशन भी तो साजिश बढ़ी है। है। देखिए, विपक्ष विपक्ष जनता के बीच में जाके मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। उन्होंने चुनाव में मुंह की खाई है। अब साजिश रची जा रही है, और साजिश के तहत ही ये पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि पार्लियामेंट चलेगी और वहां पे काम होगा, और वहां पे जो कानून नियम जो बनाने चाहिए वो बनेंगे, और उससे जो देश की समृद्धि होगी, मोदी सरकार का नाम बढ़ेगा। ये उसी ईर्ष्या में, उसी द्वेष में संसद को नहीं चलने दे रहे। जनता माफ नहीं करेगी, देश इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन खेमचंद जी, हालांकि मुझे लगता है आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो आपके सांसद थे, मैसूर सांसद, उनके जरिए इनको विजिटर पास मिला है और उसके बाद इन्होंने एंट्री की है। और हालांकि इस पर अभी जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास से। अनित अमी जी, देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर, इस दर को लेकर हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। सरकार ये कहती कि नहीं, बेरोजगारी दर कम हुई है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि बेरोजगार दर बढ़ी है। और लगातार जो दूसरे जो सर्वे एजेंसीज है उसमें भी आंकड़े ऊपर नीचे इसमें दिखाई देते ही हैं। इसलिए थोड़ा हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर एग्जैक्टली क्या है, बेरोजगारी दर कम हो रही है या बढ़ रही है, इसको पर लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है सदन में, चूक का, सुरक्षा को लेकर चूक का, और जिस तरह से ये लोग सामने, अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से यह चीजें क्लियर, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर उद्देश्य क्या है, क्योंकि फोन जो थे उसको नष्ट कर दिए गए। अगर आपका उद्देश्य यही था कि सिर्फ आपको बेरोजगार जो लोग थे उनकी आवाज उठानी थी, तो मुझे लगता है कि फिर आपको सारे जो फोन थे उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। उसमें ऐसी चीज फिर नहीं होनी चाहिए जो नष्ट करने की उसमें आवश्यकता थी। तो बहुत सारी चीजें पुलिस इसमें खुलासा कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। शायद लगता बहुत समय लगेगा, या फिर शायद पब्लिक के बीच में नहीं भी आए। लेकिन इसमें सारा जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, ये कौन लोग थे, इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था, और क्या वाकई बेरोजगारी के कारण इन लोगों ने यह कदम उठाया है। देखिए भागीरथ जी, सर्वप्रथम मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं कि ये निश्चित तौर पे सुरक्षा में चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पहले की भी घटना पे जिक्र करना चाहता हूं। ये पहली घटना लोकसभा के अंदर नहीं है। लोकसभा में पहली बार 11 मई 1974 को एक रतन लाल गुप्ता व्यक्ति होता है जो कि हथियार के साथ पार्लियामेंट के अंदर घुस जाता है। उस समय किसकी सरकार होती है? उसके बाद 5 मई 1994 को एक प्रीतपाल नाम का व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर घुस जाता है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के पास तक पहुंच जाता है। ये भी सुरक्षा थी। और 13 तारीख को घटना निश्चित तौर पे शर्मनाक घटना है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और सरकार लगता है ध्यान दे रही। जिस तरीके से एसआईटी गठन करके और लोगों को पकड़ा गया है, और आप जैसी बात कर रहे थे कि मोबाइल को बात कर रहे थे, मोबाइल को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो निश्चित तौर पर भागीरथ जी, ये जांच का हमें ऐसा लगता है कि ये रोजगार और बेरोजगारी का मामला, इसमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं, एक जो लड़की पकड़ी गई है
वो लगातार किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ और वामपंथियों का समर्थन किया है। और कई को पकड़े गए हैं। पढ़ रहा था कई झा संघ उसको जाति बाहर निकालने का है, चूंकि उन्होंने जिस तरीके से घिनौना काम किया है देश कभी माफ नहीं करेगा। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित करके लोगों को पकड़ने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये काम होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस या भाजपा के लोगों को समझना चाहिए सुरक्षा में चूक हुई, कोई बड़ी घटना घट सकती थी, उस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस पे बात होनी चाहिए। नहीं कि एक दूसरे के विषय में कुछ बोल के और अपनी पाला झाड़ने के लिए राजनीति करने के लिए, ये राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरी बात भागीरथ जी, मैं रोजगार की बात हूँ, मैं कांग्रेस के मित्र को भी सुन रहा था, भाजपा के मित्र को भी सुन रहा था। तो बताइए 2014 के पहले लगभग 52-53 साल का साल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दों पे अगर काम किया होता तो ये 2014 से लेकर 2000 आज तक में इस तरह की ये बात तो होनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों का मैं आपके डिबेट का विषय मैं कुछ तैयारी कर रहा था, तो मैं मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में मैं देख रहा था कि केवल 6 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दिए गए हैं। और वर्तमान सरकार की मैं बात करूं तो 21 सितंबर 2023 तक वर्तमान सरकार ने 9,51,000 केवल सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो पूर्व की सरकारों ने जो काम किया और वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है, आपने देखा होगा कि वर्तमान की सरकार जिससे स्टार्टअप लेकर आई है, मुद्रा योजना लेकर आई है, अभी 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लेकर आई है। तो वर्तमान सरकार का हमें लगता है ध्येय है कि लोगों को कैसे रोजगार मिले। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, बिजनेस भी होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। तो वर्तमान सरकार को निश्चित तौर पे 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार आई थी, तो मोदी जी सरकार 3 मुद्दों पे लेकर आई थी। एक बेरोजगारी को मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार को मुद्दे को लेकर, और इस तरीके से और भी कई मुद्दे थे, लेकिन बेरोजगारी और मुद्दा और भ्रष्टाचार ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार को इस पे और भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर लोगों को रोजगार की आवश्यकता है तो वर्तमान सरकार कैसे लोगों को रोजगार दे। निश्चित तौर पे बेरोजगारी आज भी देश में बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा, मुझे लगता है हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, हमें लगता है कि इस मुद्दे को लेकर दोनों ही को सोचने की जरूरत है। कांग्रेस भी उतनी ही दोस्ती है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद ये मुद्दा हमेशा रहा है, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे 50 साल पहले ले लें या 60 साल पहले ले लें या 6 साल पहले या 1 साल पहले या अभी की बात कर लें, ये मुद्दे हमेशा रहते हैं। आप भी श्रीवास्तव सर देखिए, ये रोजगार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है श्रीवास्तव सर, बेरोजगारी और महंगाई, ये देखेंगे, ये मुद्दे मुझे लगता है कि हर चुनाव में रहते हैं, किसी की भी सरकार हो। लेकिन जब इस तरह से संसद में सुरक्षा में इस तरह से चूक होती है और अभी जांच चल रही है, अभी चीजें समझ में नहीं आ रही, कुछ संदिग्ध भी लग रहा है, क्योंकि अगर ये इन लोगों ने सिर्फ बेरोजगारी की आवाज उठाने के लिए इस तरह का कृत्य किया था तो फिर अपने मोबाइल नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसके कारण पुलिस को बहुत सारे ऐसे तथ्य या सबूत मिल सकते हैं जिसके कारण मोबाइल को नष्ट कर दिया, और बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे सामने आएंगी, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन क्या ये वाकई बेरोजगारी के कारण इस तरह की चीजें हो सकती है, आपको लगता है? और जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, क्या इस समय ये सही है कि विपक्ष इस तरह की बातों को मुद्दा बनाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन लोग ने किया है, इनडायरेक्ट ऐसा लगता है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए भागीरथ जी, 2-3 बातें जो अभी निकल के सामने आई हैं। सबसे पहली बात यह कि बेरोजगारी मुद्दा है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और देश में आप देख लीजिए कि डे बाय डे जितनी आबादी है, लगभग 140 करोड़ की आबादी है और युवा आबादी है, तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार की ज़रूरत तो है। अब सवाल है कि रोजगार कहाँ कहाँ पर है। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सरकारी नौकरियां हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इस सबको समझने की ज़रूरत है, कब किसके कार्यकाल में किस तरह के रोजगार की प्रक्रिया, रोजगार देने का प्रयास किया गया। हमें लगता है कि जैसे स्किल डेवलपमेंट है, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, लोग अपने प्रयासों से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार उसमें कितना मदद करे ये तो समय बताएगा कि किस तरह से लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जहाँ तक संसद में चूक का सवाल है, ये टोटल जो एक तरह से फेल्योर माना जाएगा। किसका? हम नहीं कहते कि सरकार का भी मान सकते हैं, और लोकसभा सचिवालय जो है जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की सचिवालय की होती है, लेकिन सचिवालय को भी सुरक्षा मुहैया सरकार करती है। तो अगर इस तरह से लोग आगे घुस जाते हैं और संसद के अंदर चले जाते हैं, कई लेयर सुरक्षा व्यवस्था है और उसके साथ स्प्रे लेके चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सवालों के घेरे में तो है। और निश्चित रूप से
एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी चूक है। हमें लगता है कि अच्छा है, मतलब ईश्वर का शुक्र मनाना चाहिए कि कोई ऐसे लोग जैसे जो पिछले दिनों में जब 13 दिसंबर को 2001 को घटना हुई थी और कितनी भयानक घटना थी, उस तरह की घटना तो नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों ने आंदोलन या कोई सरकार को चेताने की दृष्टि से या उनको रोजगार नहीं मिला उसकी वजह से संसद में प्रवेश करते हैं, फिर भी प्रवेश तो कर ही गए। और ये एक सवाल है जिस पर कि जांच हो रही है। आज लोकसभा स्पीकर ने भी सांसदों को ये बताया कि इसमें हम जांच चल रही है और जल्दी ही खुलासा करेंगे। इसके बाद SIT का गठन हुआ है, तो ये सब सारी चीज़ें ले दे के सामने आएंगी। साथ अभी सबको रिमांड पर, जो लोग पकड़े गए रिमांड पर, देखिए यहाँ सरकार को प्रयास नहीं करना पड़ा पकड़ने, बाहर के लोग तो ऐसे ही आ गए थे पकड़ में, और अंदर के लोग जो है उनको सांसदों ने पकड़ लिया। तो अब थे ही कितने लोग, 6 लोग थे, 2 लोगों को बाद में अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब उसकी जांच पड़ताल हो रही है। अब जांच पड़ताल के बाद खुलासा होगा। जहाँ तक आपने बोला कि जो मोबाइल फ़ोन नष्ट करने का सवाल, तो उस पर भी पूछताछ हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार एजेंसी के सामने अपराधी सामने आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को उगल देता है। तो हमें लगता है कि ये एक जो है ये मुद्दा है, और शायद इसी वजह से विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है कि किन कारणों से। और बीच बीच में जो बयान आ गए, मीडिया के माध्यम से आ गए कि उनके परिवार के लोगों ने बोला कि बेरोजगारी से बड़े त्रस्त है, तो उसको मुद्दा बना के विपक्ष ने सरकार पर जो है इस तरह का आरोप लगाया है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जहाँ तक रोजगार का सवाल है, आज भी इस देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, और जो भी सरकार आती है उसको एक मुद्दा बना के आती है। जो भी सरकार चुनी जाती है उसमें बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत बड़ा जो है स्लोगन होता है। अभी आप देखेंगे पहले भी होता रहा, इंदिरा गांधी के ज़माने में गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करो, ये सब तमाम चीज़ें हुआ करती थी। आज भी सरकारें या जो दल हैं वो इन सारे मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि पिछली सरकारों ने क्या किया, वर्तमान सरकार ने क्या किया, लेकिन जो भी प्रयास हुए बेरोजगारी दूर करने के लिए अभी हमको लगता है कि अपर्याप्त हैं, और इन पर काम आगे होना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, अब तो देखिए राजनीति खुल के सामने आ गई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और भी बहुत सारे बयानात आ गए हैं जो सत्ता पक्ष की ओर से आए हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया बेरोजगारी को लेकर के, उससे परेशान थे तो संसद में घुसने की क्या जरूरत थी। उसका आंदोलन बाहर से भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक तरह से जिस तरह से सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, ये सवाल बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। स्वामीनाथ जी, देखिए जिस तरह से आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हमको इसके तह तक जाना चाहिए, आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली आप इनके कृत्य को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भूखा है तो अगर किसी का खाना छीन ले, किसी के पास कपड़े नहीं है, वो कपड़े की दुकान में जाकर कपड़ा ले ले, छीन ले, जोर जबरदस्ती कर ले, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो आप अपनी जो मांग है उसको वाजिब तरह से कर सकते हैं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और वो जगह जहां पर संसद को लेकर बड़ी सुरक्षा रहती है, एक बार वहां पर बड़ा जबरदस्त हमला हो चुका है, कई हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, वहां पर इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ करना, ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से प्लानिंग चल रही थी। बाकायदा सब लोग मिले, प्लानिंग की, उसके बाद रेकी की, उसके बाद गए। और तब जबकि कुछ समय पहले जो खालिस्तानी आतंकवादी था गुरपनबंद पन्नू, उसने हमले की धमकी भी दी थी संसद में। तो कहीं ना कहीं चीजें इस बीच में ये आना, और फिर इस तरह का आपके बड़े नेता का बयान आना, विपक्षी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आना, ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों को आप इनडायरेक्टली इंडोर्स कर रहे हैं। क्योंकि फिर ऐसे में तो अराजकता की स्थिति बन जाएगी। किसी के पास अगर खाना नहीं है वो खाना छीनना शुरू कर देगा, किसी के पास नौकरी नहीं है वो इस तरह से जाकर हंगामा करना शुरू कर देगा। विरोध करने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका है, उसी तरीके से आपको विरोध करना पड़ेगा। भाई, जिस तरह से जो संसद में पहले भी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, ये इनका इंटेलिजेंट फेल्यूर है और आके माननीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए दोनों सदनों में। अगर जवाब मांगा गया, कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया, पार्लियामेंट से 14 सांसदों को निकाल दिया गया यही सवाल खड़ा करने पर। और वो लड़की नीलम जिंद की जो थी और बाहर चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं एमफिल, और वो पहले किसान आंदोलन में भी जुड़ी हुई थी और जो महिला प्रोटेस्ट कर रही थी तो वहां भी उसको देखा गया था। और ये सब लड़के भी किसान आंदोलन से लेके वहां बेरोजगारी से कब से ये लोग जंतर मंतर पर कई बार धरना प्रदर्शन बता रहे थे, वही लोग अपना बयान भी दे रहे हैं।
और वही लोग के परिवार वालों ने कहा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए बोल कर गए दिल्ली से। चाहे वो मैसूर वाला जो एमपी ने जिसको रेकमेंड किया, वो भी लड़का बोला कि हम रोजगार के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लखनऊ वाला भी बोला कि मैं रोजगार के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। सारे लोग रोजगार के नाम पर दिल्ली आए। जिस तरह से सरकार रोजगार की गारंटी दे रही थी, जिस तरह से खेमचंद भाई तो गिना दिए कि करोड़ों नौकरियां दिए, जैसे प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देते थे, खेमचंद भाई बैठ के यहाँ भी नौकरी बांटना शुरू कर दी। और जब सरकारी आंकड़ा में 7,27,000 नौकरी मिला है, हमारे पत्रकार भाई 9 लाख से ऊपर रोजगार दे दिए। और जिस तरह से देश का माहौल इस तरह का, जो 22 साल का घाव को उसी दिन 13 तारीख को, ये चिंता का विषय है, सुरक्षा का विषय है। सुरक्षा में सेंध, सारे लोग बोले कि सुरक्षा में सेंध कैसे हुआ। आखिर नए संसद में आपका सांसद दूसरे सांसद को अपमानजनक बात बोलता है, उसको सम्मान आप लोग देते हो, और कोई सांसद सवाल खड़ा कर, बिल्कुल आऊंगा आपके पास खेमचंद जी। स्वामीनाथ जी देखिए, मैं आपकी सारी बात मानता हूं, ठीक है, बेरोजगारी मुद्दा है, विपक्ष का काम है, मुद्दे को उठाना बिल्कुल उठाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको जोड़ने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जोड़ने से फिर ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली इसको कहीं ना कहीं एंडोर्स कर रहे हैं, और लोगों में अगर ये मैसेज चला जाएगा कि भाई अगर हमारे पास कुछ कमी है तो इस तरह की हरकत हम कर सकते हैं, तो उस मैसेज की बात कर रहा हूं। उस मैसेज को देने की क्या जरूरत है? बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, आप लोग उठाते हैं हर जगह, बिल्कुल उठाना चाहिए, संसद में भी उठाना चाहिए। लेकिन इस जो कृत्य हुआ, इस कृत्य से तो कम इसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाएगा लोगों के बीच में। देखिए भागीरथी जी, कृत्य हुआ उस पर तो सारे लोग बोले खड़ा होकर कि वहां तो हमारे नेता राहुल गांधी जी भी थे उस समय संसद भवन में, जब कूदे हमारे नेता, हमारे एमपी औजला जी वहां के अमृतसर के, बल्कि लड़कों को पकड़ लिए, वही जंप करके पकड़े भी, और पकड़ के पुलिस सुरक्षा गार्ड को सौंपे भी। ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा संसद भवन में चिल्लाकर कहा, चाहे बाहर कहा, उसको स्वामीनाथ जी ठीक है, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं, ठीक है स्वामीनाथ जी, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? ये हुआ है बेरोजगारी के वजह से। जब आपकी सरकार थी, क्या 100% युवाओं को हाथ में रोजगार था? नहीं था। अगर उसमें से, आप, मैं कह रहा हूं सिर्फ 1% भी अगर मान लें, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर उसमें से 1% भी मान लें, और मिनिमम अगर कम से कम 2 या 4 या 10 लाख भी, या कम से कम 10 लाख तो होंगे, अगर वो 10 लाख लोग इस तरह की हरकत करते तो सोचिए कितनी अराजकता हो जाती पूरे देश में। मैं वही कह रहा हूं, मुद्दा उठाइए आप बेरोजगारी का, लेकिन कम से कम इस कृत्य के साथ उसको जोड़िए तो मत। हमारे नेता झूठ बोल के नहीं आए कि भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, आप खाता खोल कर बैठिए, काला धन 100 दिन में आ जाएगा, 15 लाख खाते में आएगा, और आप हर प्रदेश में नया सरकार बनाने से पहले नौकरी की गारंटी देते हो, और आप 10 साल में, हमारे मित्र पत्रकार महोदय 9 लाख। जी सब आपकी बात मानता हूं मैं, लेकिन आप उठाइए मुद्दा। मैं कह रहा हूं इस कृत्य के साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि ये मैसेज गलत जाएगा लोगों में। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इस कृत्य के साथ कम से कम इसको मत जोड़िए आप। कृत्य की बात नहीं कर रहा हूं, देश में पढ़ लिख कर बेचारे हमारे युवा, आज 25 साल के युवा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 42.30% बेरोजगारी है, और इसी के मुद्दे पर आप सरकार बनाए। आज 81 करोड़ लोगों को, 140 में 81 करोड़ लोगों को 500 रुपया के फ्री राशन पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आपसे वही कह रहा। देखिए 100% रोजगार तो अभी तक किसी की सरकार में नहीं मिला है, उसमें से अगर 1% भी मान लें तो आंकड़ा कम से कम लाखों में पहुंच जाता है। और अगर वो लाखों लोग इस तरह की हरकत करना शुरू कर दे, सोचिए किस तरह से अराजकता फैल जाएगी। इसलिए मैं वही कह रहा हूं, मुद्दा उठाइए आप, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन इस कृत्य से कम किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी देखिए, लगातार आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, जवाब आपको देना, इसमें कोई शक नहीं है। भले आप ये कितना भी कह लें कि संसद का मामला है, वहां पर जो उसके अध्यक्ष उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखिए जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन तो पूरा देश आता है ना। भले वहां पर सुरक्षा की जो भी होगी, लेकिन उसकी जानकारी, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर तो गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। भले आप इनडायरेक्टली कुछ भी कह दें, अगर किसी कॉलेज में कुछ होता है तो वहां के प्रिंसिपल का या वहां के जो डीन होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस की भी तो जिम्मेदारी होती है उस राज्य की, उस शहर की, उस जिले की, कि अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको ध्यान रखा जाए ताकि वो चीजें खराब नहीं हो, किसी की जान पर नहीं बनाए। तो इसलिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं
नैतिकता के तौर पर जरूर बनती है, क्योंकि सारी चीजें जो मॉनिटरिंग है मुझे लगता है गृह मंत्रालय जरूर करता होगा, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। और अब तो इसको यहां पर बेरोजगारी से लगातार जोड़ा जा रहा है, जो कि नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। भागीरथ भाई, अभी आपने बोला एक प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है अगर स्कूल में या कॉलेज में कोई घटना होती है तो। और प्रिंसिपल को भी जो पुलिस सपोर्ट देती है या कोई फोर्स सपोर्ट देती है या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है, वो भी जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि उनकी भी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे होममिनिस्ट्री तो नहीं आती, वैसे ही संसद का मामला है। संसद में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभापति के हाथ में है। सभापति को सपोर्ट करने के लिए एजेंसियां हैं और एजेंसियां काम कर रही हैं। अब जो जिम्मेदार लोग हैं जिनसे गलती हुई और है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सारी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंदर ही आती है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, नैतिकता के तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सरकार की। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। प्लीज। तो आप अपनी बात, आपने सवाल किया, मेरे को आंसर देने दीजिए। तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो सभापति जी ने कार्रवाई की है, जो इमीडिएटली जो सुरक्षा में उस समय सुरक्षा कर्मचारी थे कि आपसे चूक कैसे हुई। दूसरा, उन्होंने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी डिटेल में जाएगी, ये लोग संसद के अंदर आए, मोबाइल को जला रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन इनको सपोर्ट दे रहा है, किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, वो उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद पता चलेगा। तो और तीसरा, कांग्रेस या तो ये कहती है कि इन्होंने इस तरीके की परिपाटी पहले से तय की हुई है कि जब 1994 में इस तरीके का ब्रीच हुआ था तो होम मिनिस्टर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे स्टेटमेंट दी हो, या उन्होंने जिम्मेदारी ली हो, या 1974 में ऐसा हुआ हो तो क्या होम मिनिस्टर साहब ने कोई जिम्मेदारी ली हो। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो अब आप कैसे मांग रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी जो एक महिला है जिन्होंने हंगामा किया, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी कुछ समय पहले तक। वो एमफिल हैं, डबल मास्टर डिग्री होल्डर हैं, उनके पास बीएड है, वो काम करने की बजाय पढ़ाई कर रही हैं। वो आंदोलन जीवी हैं, हर आंदोलन में पाई जाती हैं। क्या वो वास्तव में बेरोजगार हैं? अगर वो वास्तव में बेरोजगार हैं तो वो ट्यूशन पढ़ाने की बजाय, कोई काम करने की बजाय, कोई नौकरी की कोशिश करने की बजाय वो सभी आंदोलन में क्यों जा रही हैं? और वो कांग्रेस के लिए वोट क्यों मांग रही हैं? इनसे क्या पता चलता है कि ये साजिश हुई है। और सबसे ज्यादा दुखद क्या है, अराजकता को सपोर्ट किया जा रहा है, अराजकता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अराजकता को इंकरेज किया जा रहा है और इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप अराजकता फैलाओ, हम कांग्रेस ही आपके साथ खड़े हैं, हम विपक्ष आपके साथ खड़ा है। कितना दुखद है। और कांग्रेस के जमाने में जो डेवलपमेंट होता था वो जॉबलेस होता था, ये इनके प्राइम मिनिस्टर ने माना। आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जॉब ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। आज क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें बूस्ट हुआ है, आज जो सेवा क्षेत्र है उसमें बूस्ट हुआ है। जो मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, आज हम वो मोबाइल बिलियंस डॉलर के मोबाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें, ये पहले के मुकाबले बढ़ी हुई क्यों है? बता दूं हेमचंद शर्मा जी, अगर ठीक है, देखिए मैंने कहा है कि दर को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी दर की बात करते हैं कि जो बेरोजगारी दर है पहले के मुकाबले बढ़ी हुई, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं जॉब ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दर को लेकर हमेशा विपक्ष की तरफ से आरोप लगाते रहते हैं। संक्षेप में इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा अनंत जी के पास। संक्षेप। देखिए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी और एक एजेंसी ने बोला था कि अब सबसे कम बेरोजगारी दर है 3.2 है, और लॉजिकल लगता भी है। 40 करोड़ हम लोगों ने मुद्रा लोन दिए हैं, लोगों के बिजनेस खड़े हुए हैं। स्वनिधि योजना के तहत जो रेडी पटरी वाले उन्होंने अपने काम खड़े किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से डेवलपमेंट हुआ, वहां पे जॉब मिली है। ट्रांसपोर्ट, लेकिन वही कह रहा, एजेंसी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि CMIE इसकी रिपोर्ट क्या आ रही है 2023 में 10.05। मैं वही कह रहा हूं आपसे, इसलिए दर को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है अनंत जी, देखिए बेरोजगारी, ठीक है 30 सेकंड मोर 10 सेकंड प्लीज। एजेंसियां ऐसी हैं जो इंटेंशनली भारत को बदनाम करना चाहती हैं। अब हंगर इंडेक्स है, 2.5 साल से फ्री में अनाज मिल रहा है, सबको अनाज मिल रहा है, कैसे हम 170 नंबर पे हो सकते हैं? ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात आ गई। ठीक है अनंत जी, देखिए मैंने कहा बेरोजगारी दर को लेकर हमेशा, ठीक है बेरोजगारी दर को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है कि किसकी रिपोर्ट सही है, क्योंकि विपक्ष जो रिपोर्ट सामने आती है जिसके हिसाब से ठीक लगती है वो उस रिपोर्ट को सत्य मान लेता है। इसलिए मैंने कहा ना कि 2-2, 3-3 रिपोर्ट अभी भी है, कहीं पे बेरोजगारी दर कम बताई जा रही है, कहीं ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि बेरोजगारी यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम है। लेकिन इसको इस कृत्य के साथ जोड़ना है, क्योंकि मैंने वही कहा, अगर 1% भी अगर बेरोजगार लोगों की किसी की सरकार में 100% रोजगार तो नहीं मिला है ना।
अगर जहां 140 करोड़ की 150 करोड़ की जनसंख्या है, अगर उसमें हम युवाओं का प्रतिशत निकाल दें, 1% में निकाल दें, तो कम से कम 40-50 लाख बेरोजगार लोग होंगे। और उसमें से अगर लोग अराजकता करेंगे तो देश की स्थिति कैसे हो जाएगी? तो कम से कम एंडोर्स तो नहीं करना चाहिए इस तरह के कृत्य को। और आप उठाइए बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन उसको अलग से उठाइए, इसके साथ मत जोड़िए, नहीं तो मैसेज गलत जाता है। निश्चित तौर पे भागीरथ जी, लोकतंत्र है हमारे देश में। लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से किया गया, अभी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र जायसवाल जी कह रहे थे और हमारे भाजपा के मित्र भी खेमचंद जी कह रहे थे, वो उस दीदी का नाम ले रहे थे। उस दीदी का नाम है नीलम दीदी। नीलम दीदी की उम्र क्या है? 42 साल। उन्होंने क्या पढ़ाई करी है? BA, MA, BEd, हैट, कैट में, नेट में भी क्वालिफाई की है। और आज से 12 साल पहले उनकी नौकरी की आयु खत्म हो चुकी थी। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस के मित्र बताइएगा आप। आज जो ज्ञान दे रही है आपको भी, और आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान पे आते हैं। वो नीलम दीदी कब क्वालिफाई कर रही? आज से 12 साल पहले उनको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, जबकि आपकी सरकार थी, कांग्रेस की। और जो हम बात कर रहे हैं घटना की, 1994 में जब घटना घटती है तो उस समय उपसभापति कौन होते हैं? आज के वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस समय अध्यक्ष होते, उपसभापति होते हैं। निश्चित तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो चूक है, जिस तरीके से आरपी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, निश्चित तौर पे ये माफी के लायक नहीं है। और सरकार को निश्चित तौर पे, जिस दिन ये घटना घटी, वो पूरा देश इस घटना से त्राहिमाम है और देश जानना चाहता है कि ये घटना कैसे घटी। घटना उस दिन कम से कम नहीं घटनी, किसी दिन भी नहीं घटनी चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारे शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने की बात कर रही थी वर्तमान सरकार और वहां पे कार्यक्रम हो रहे थे, उस दिन एक घटना घटता है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही चिंता का विषय है। और रोजगार के मुद्दे पर आते हैं, जिस तरीके से इंडेक्स की बात करें, निश्चित तौर पे बार बार कह रहे हैं कि रोजगार निश्चित तौर पे हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। और वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार को ये चाहिए कि सरकार युवाओं को कैसे रोजगार दे। आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत देश है। 140 करोड़ की आबादी में 60% युवा है। निश्चित तौर पे युवा रोजगार मांग रहा है, युवा को रोजगार चाहिए। युवाओं को भाषण और आप जैसे पार्टियों का तर्क नहीं चाहिए। युवा रोजगार मांग रहे हैं, उसको रोजगार कैसे उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस पे नेतागिरी करने से और बहस करने से नहीं होगा। युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, चाहे वो सरकारी रोजगार हो, प्राइवेट रोजगार हो, चाहे जिस तरीके से राज्यों में भी चल रहा है, तमाम राज्यों में रोजगार को लेके ये मुद्दे बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार को भी, माननीय मोदी जी को भी, वर्तमान एनडीए सरकार को ये सोचना होगा कि आगामी चुनाव है और आप झूठ बोलकर जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप रोजगार का मुद्दा रोजगार के माध्यम से सुलझ सकता है, तो कैसे रोजगार दिया जाए, ये मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि रोजगार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और युवाओं को रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार जितना होगा हमारा देश उतना तरक्की करेगा। लेकिन श्रीवास्तव सर, ये मुद्दा हमेशा उठाना चाहिए विपक्ष को, इसमें कोई शक नहीं। जो भी मुद्दा लगता है जो देश हित में, वो मुद्दा उठाते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से टाइमिंग के साथ विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया और जिसको जोड़ने की कोशिश की जा रही, क्या जनता में इसका मैसेज जाएगा? देखिए, जनता में क्या मैसेज जाएगा ये तो चुनाव डिसाइड करता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के सामने रहते हैं, लेकिन उसको जनता नकार दे। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा ही नहीं रहा सरकार जनता के पास। अब देखिए, अभी जब वोट पड़ता है तो मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। लोगों के बयान क्या दे रहे हैं, कहाँ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है, हिंदुस्तान चीन हो जाता है, फिर इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद एक जो चीज़ देखने में आई है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, युवाओं का देश है। और आप देखिए कि अभी चाइना में जाके देखिए, वहाँ पर युवा कम हो गए हैं, तो उनकी ग्रोथ के बारे में वो खुद सशंकित हैं। लेकिन हमारा देश है जहाँ आज पिछले 10 साल से स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। अगर इतना स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है तो इनको रोजगार अब तक मिलना चाहिए, कुछ न कुछ रोजगार मिलना चाहिए। मैं भाजपा के एक मित्र से एक बात से ज़रूर असहमत हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार हो, अपने संसाधनों के आधार पर ही वो रोजगार देती है। ये नहीं कहा जा सकता कि पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आपने बताया कि नॉन प्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट हुआ, आप भूल रहे एक बात को, थोड़ा हम याद दिलाना चाहेंगे। आपने 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को बांटना शुरू किया फ्री में, और काम के बदले अनाज योजना चलाया कांग्रेस सरकार ने। तो उसको क्यों नहीं किया भाई? 100 दिन का रोजगार, उसके बदले में अनाज। तो आप उसको भी देखिए, एकदम से खारिज मत करिए।
मेरा ये कहना है कि ये गंभीर समस्या है, पिछली सरकारों में भी रही, वर्तमान सरकारों में भी रही। अगर पिछली सरकार में 6 लाख लोग रोजगार पाए सरकारी नौकरी और इसमें 9 लाख पाए, तो इस दौरान जो है युवकों की संख्या दुगुना बढ़ गई है। तो उस हिसाब से तो 20-25 लाख रोजगार मिल जाना चाहिए सरकारी, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न है। अब मैं एक बात पर आता हूँ, एमफिल, पीएचडी, नेट और तमाम चीज़ों की। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए ऐसे तमाम युवक हैं जो सारी डिग्रियां लेकर के भी बैठे हुए हैं। कहीं कहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में भी आइए, आप देखिए लोग जो है जन भागीदारी में 11 महीने 10 महीने रोजगार करते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं। तो हायर एजुकेशन की स्थिति के बारे में तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, और हमें लगता है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख लें उनको रोजगार मिलना बड़ा कठिन हो गया। निचले स्तर पर जरूर रोजगार की स्थिति रहती है कि लोग कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन आज की स्थिति है कि अगर पढ़ाई लिखाई आपने कर लिया, प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से जो है एक हताशा होती है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है। हम ये नहीं कहते कि इस घटना से रोजगार को, बेरोजगारी को जोड़ना उचित है, मैं कतई नहीं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं लोगों का गुस्सा जरूर फूटता है और ये तरीका गलत है। आपको अगर इस मामले में आंदोलन करना, सड़क पे आइए, लोगों के जो है सत्ताधारी दल को चेताइए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मान लीजिए उस दिन कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आज मैं बता रहा हूँ कि जांच हो रही है, खुलासा होगा, सामने आएगी बातें, ये तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें उस चूक को पहले रोकना था। ये बात सच है कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो ये चूक बहुत भारी पड़ जाती है, और पूरे देश के लिए संसद, अब देखिए कितनी, उस इमारत को देखिए जो 1200 करोड़ में तैयार हुई है, पूरी पुख्ता इंतजाम है, तमाम चीज़ें हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी से जोड़ के अगर बयान, तो देखिए विपक्ष का काम है, अब वो तो उसको रोटी सेकना है, तो वो अपना बेरोजगारी एक मुद्दा इसको जोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों को कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए, और सरकार को तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सरकार है, गृह मंत्रालय, देश में जो भी बिल्डिंग होती है, मुझे लगता है उसमें सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी सुरक्षा को लेकर। और जब वो बिल्डिंग जहां पर पूरे हमारे देश के कोने कोने से सांसद मौजूद हैं, उस वक्त तो बिल्कुल सरकार को एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। लेकिन स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए जिस तरह से राजनीति पार्टी है, राजनीति करती, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य उनका होता है कि जनता में एक मैसेज जाए और जनता उनकी तरफ आए, और जब चुनाव हो तो उसमें जनता को फायदा हो। लेकिन हाल ही में जस्ट अभी 1.5-2 हफ्ते पहले जो रिजल्ट आया है, जो हम विधानसभा चुनावों की बात करें, 5 विधानसभा चुनाव में, उसमें कम से कम जो 3 राज्य थे बड़े बड़े, वहां पर आप लोग उस तरह से सफलता नहीं मिल पाई जैसा आप लोग उम्मीद कर रहे थे। तो ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा आप लोग ने यहाँ विधानसभा चुनाव में भी उठाया था, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब इसको जोड़कर इस ज्वलंत मुद्दे से, क्योंकि जहां पर भारी चूक देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि कोई भी इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा और हर कोई नाराज होगा कि इतनी प्रमुख बिल्डिंग में इस तरह से सुरक्षा में चूक है। तो क्या इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है आप लोग की तरफ से, ताकि लोकसभा में इसका प्रभाव मिले और लोकसभा में कम से कम क्या है, जो बेहतर परफॉर्म करे, जो स्थिति आप लोग की विधानसभा चुनाव में थी, वो स्थिति कम से कम लोकसभा में ना रहे? देखिए भागीरथी भाई, जिस तरह से आप बताएं, खालिस्तानी पुन्नू ने धमकी दिया था कि ये पार्लियामेंट में कुछ करेंगे, तो वो इंटेलिजेंट इनका फेल्यूर नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था फेल्यूर नहीं है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। संसद भवन की जिम्मेदारी, जो संसद 140 करोड़, बहुत अच्छी बात करें स्वामीनाथ जी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इसका जिक्र ही नहीं किया गया। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि ये अभी इसमें जांच चल रही है, कम से कम आपके नेता ये जिक्र करें कि आतंकवादियों की साजिश हो सकती है, खालिस्तानियों की साजिश हो सकती है, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया। इसको सीधे महंगाई से, इसको सीधे बेरोजगारी से जोड़ दिया जा रहा है। का जांच क्लियर हुआ क्या? अम्बेस्टर किस मालिक का था? और जांच क्लियर नहीं हुआ तो जांच से पहले इस तरीके की बयानबाजी क्यों, इस तरीके की राजनीति क्यों? 7,000 पेज अपने आप में दिखाता है कि आपकी नीयत खराब है, आप लोगों की मंशा खराब है। अगर मंशा और नीयत खराब नहीं होती तो जांच से पहले इस तरीके की लो लेवल जो बयानबाजी है वो कभी नहीं होती। जब आपका सांसद प्रीतम सिन्हा जो रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले तो उनको उठा के बैठाना चाहिए इस जांच में कि आप रिकमेंड करते, आप जानते हो क्या? अरे जांच तो सबके खिलाफ होगी, जांच में सारे एस्पेक्ट कवर होंगे, जांच में वो भी कवर होंगे जो राजनीति कर रहे हैं, आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन
आज ये सुना रहे हैं एसआईटी बैठ गई, ये गठन हो रहा है, वो गठन। अगर संसद में इसी बात को लेकर मुद्दा पर चर्चा सुरक्षा व्यवस्था पर हमारे सांसद किए तो 14 सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। बाहर कोई करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। यही तो नीति और सिद्धांत भाजपा का। डराओ, आप संसद की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, संसद की मर्यादा को तार तार करेंगे और उस पर कार्रवाई न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सांसद संसद की द्वारा मर्यादा का ख्याल तो सबको रखना पड़ेगा। आप लोग राजनीति करेंगे, संसद को चलने नहीं देंगे, संसद की मर्यादा को आप इस तरीके से खेमचंद तार जी, तार कर समय रहे समय हैं, कम है, बार-बार एक कर मिनट रहे मुश्किल हैं। से बाकी है, तो एक मिनट मुश्किल से बाकी है, सबके साथ हम ले लेंगे टाइम। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हाँ, स्वामीनाथ जी कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले देखिए, हमारे सांसद महोदय प्रीतम सिन्हा जी हैं, उनसे तो पूछताछ हो ही नहीं रही है। आप कैसे जानते हो, कैसे आपका वो रिश्तेदार बन गए, कैसे आपका विजिटर बने, कैसे आप उनको भेजे? तो उस जांच में सबसे पहले उनको उठा के पूछना चाहिए। अगर विपक्ष का कोई सांसद रहता तो अब तक ताना बाना लगा देते हैं लोग। खेमचंद जी देखिए, इसमें ये बड़ा सवाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर विपक्ष का कोई सांसद होता है, मुझे लगता है अभी तक इसमें सख्ती से उनसे पूछताछ शुरू हो गई होती। आपके सांसद है, इसलिए वो कार्रवाई बहुत धीरे धीरे चल रही है। आखिर ऐसा क्यों? सरकार की जिम्मेदारी क्या है इसमें, और सरकार क्या एक्शन ले रही है? मैं चाहूंगा जनता जरूर आपसे सुनना चाहेगी। भागीरथ जी, क्या जांच का इंतजार किया जा रहा है? ठीक है स्वामीनाथ जी, किसने मैंने कहा आपके सवाल इनसे सारे पूछा है। एस्पेक्ट की जांच नहीं हो रही है? अरे जांच में सारे एस्पेक्ट कवर होंगे। जांच में उनका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, पूरी नीयत खंगाली जा रही है। 5 भी किस नीयत से बनवाया गया, कब बनवाया गया, किसके माध्यम से बनवाया, सारी चीजें सारे एस्पेक्ट इसमें कवर होंगे। लेकिन क्या जांच का इंतजार किया जा रहा है? नहीं। क्यों राजनीति की जा रही है, क्यों सह दी जा रही है? और इन नहीं, लोगों के स्वामीनाथ जी लिंक कह रहे हैं कहां कि से विपक्ष का हैं? कोई कौन सांसद इसका होता, फायदा उठाने अभी की तक कोशिश उनसे कर रहा पूछताछ है? हो चुकी ये होती। अपने आप में आपके दिखाता सांसद है इसलिए कि उनसे ये अभी तक कांग्रेस पूछताछ नहीं कहीं हुई ना है। कहीं अपनी दाढ़ी में तिनका दिखा रही है। में चले गए होते, पूछताछ सब एंगल पे जांच हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो दोषी है। लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ी दिखाई जा रही है, संसद में हंगामा किया जा रहा है, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये वही महिला है जो कांग्रेस के लिए वोट मांगती हैं, हर आंदोलन में पाई जाती हैं। तो हम क्यों ना माने कि इन लोगों को कांग्रेस ने मोटिवेट किया है। एक व्यक्ति टीएमसी के नेताओं के साथ, एक व्यक्ति कर्नाटक से आता है। ये सारी चीजें जांच का लेकिन विषय, सवाल यहाँ जांच पर के भी बाद उठता है, ही क्या दूध का दूध, सांसद पानी का पानी जिसको होगा। पास देते हैं, विजिटर पास देते हैं, क्या उसकी तहकीकात नहीं करते, या फिर सांसद आंखें बंद करके पास सबकी देते हैं? होगी। तो सवाल तो उठता है। मुझे लगता है कि आपके जो आंखें बंद सांसद, करके उनको नहीं दिशा होता भागीरथ निर्देश जी। जरूर जारी आप करने चाहिए कि प्रैक्टिकल किसी में भी ऐसे लोग को जाओगे, पास जारी अगर कर देते हैं आप वो। सांसद हो, ओ जी 22 साल में जाओगे, आप अगर सांसद हो और आपके एरिया से कोई व्यक्ति आ रहा है, नागरिक आ रहा है, तो आपको उसको कोशिश करनी पड़ती है। तो वो नहीं, नागरिक, लेकिन यही अब तो उसकी जिम्मेदारी नीयत होती क्या है कि आप किसको क्या दे रहे हैं। नीयत नहीं राजनाथ है, सिंह ने खुद ये कहा तो है सब जांच कि का ऐसे लोग विषय को है। पास क्या ना वो दें जो साजिश इस तरह के की तहत किया अराजकता है? फैलाए। मुझे लगता है कि यही तो ध्यान दिया जाता है। आप हर किसी को थोड़ी पास दे सकते हैं, थोड़ी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। ठीक है आनंद अमित जी, समय कम है, सरकार की यहाँ पर जिम्मेदारी क्या बनती है, और जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या आपको लगता है इस मामले में सरकार वो जिम्मेदारी निभा रही है, और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? ऐसा लग रहा है आपको? दोनों की बात करूं तो संक्षेप में। देखिए, निश्चित तौर पर भागीरथ जी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से को निभाने में अगर नहीं, लेकिन स्वामीनाथ जी के अभी तक सांसद से पूछताछ नहीं हुई, मैसूर सांसद से, जिनके जरिए उनके विजिटर पास मिला। देखिए भागीरथ जी, क्या है कि दिल्ली में हम लोग रहते हैं, आप भी कभी दिल्ली आइए, तो अब तो चूंकि घटना घट गई, अदरवाइज किसी भी व्यक्ति के लिए 543 लोकसभा के और 275 राज्यसभा के सांसद के एक एक सहायक होते हैं। दिल्ली में बहुत आसान है, आप किसी भी सहायक को पकड़िए, उससे फॉर्म लीजिए और चले जाइए। जो ये आज की घटना नहीं है, ये पुरानी घटना है, ये होती रहती है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए था। अगर सरकार या वो माननीय बिल्कुल सांसद समय क्या, महोदय- मुझे लगता है अब तो गंभीरता से सोचना चाहिए। श्रीवास्तव सर, लास्ट कमेंट है इसमें सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी उसको निभा रही है यहाँ पर? देखिए, सरकार जिम्मेदारी तो निभा रही है, लेकिन जो सवाल खड़ा किया स्वामीनाथन जी ने, वो स्वामीनाथ जी का वो ये कहना कि भाई उन सांसद से क्यों नहीं पूछताछ की गई, तो ये एक तो जरूरी था। दूसरी बात है, जो 14 सांसदों का निलंबन हुआ, तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक मौका मिल गया कि हमलावर होने का। तो शायद ये वजह थी। कम से कम बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से इंसिडेंट हुए, समय कम है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मैसेज दोनों तरफ के ऊपर जाता है। सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कि आपके पास मौका था, अगर कोई गंभीर सवाल पूछ रहा है सदन में, तो शायद उनका निलंबन नहीं भी कर सकते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया खेमचंद जी ने, वो किया गया वहां पर। ठीक है, बहरहाल हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, खेमचंद शर्मा जी, स्वामीनाथ जी, अनंत अमित जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरह से संसद में चूक
का मामला उठ रहा है और विपक्ष की तरफ से एक अचूक आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन इस आरोप का असर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के जो नेता यहाँ पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सरकार भी अपने जवाब में लगातार जवाब दे रही है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन दोनों कांड को, अगर हम बेरोजगारी की बात करें जो राहुल गांधी ने बात कही थी, और हम जो सदन में कृत्य हुआ है, जिन लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा में भेद किया है, उसको जोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मुद्दे हैं दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। एक के ऊपर कम से कम सरकार को स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि सदन की सुरक्षा मजबूत हो, और वहीं बेरोजगारी को लेकर जो लगातार विपक्ष आरोप लगाती रहती है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को जो बेरोजगारी की समस्या आ रही है वहां पर रोजगार देकर इस समस्या को खत्म करना चाहिए। कम से कम तो उसको करना ही चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।